आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस क्वेश्चन से। एनसीईआरटी का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और शायद एक इजी क्वेश्चन भी है। इंपॉर्टेंट एंड इजी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड में पूछा गया है कभी कभी। और इजी क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो कह रहा है सबसे पहले उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द वीआई कैरेक्टरिस्टिक। हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैंने आपको बता रखा है एकदम क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ। तो यहाँ पर वी और आई में आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टेंस। तो आप सब जानते हैं कि अगर हमें कभी भी वी दिया हो, आई दिया हो और आर निकालना हो, तो अगर हमें V दिया है, I दिया है, R निकालना है, तो हम डायरेक्ट ओम्स लॉ यानी कि B इक्वल I इंटू आर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो फिर V अपॉन I ये यूज हो जाएगा। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। सिर्फ हल्की सी जो चेंजेस हैं वो है डायोड की वजह से, क्योंकि डायोड का जो ग्राफ होता है वो हमारा नॉन लीनियर होता है, कर्व्ड होता है। क्योंकि ग्राफ नॉन लीनियर होता है, कर्व्ड होता है, इसलिए केवल यही एक रीजन आप कह सकते हैं कि सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस ओम्स लॉ में आप बी की जगह डेल्टा बी और आई की जगह डेल्टा आई कर दीजिए, खत्म। बी की जगह डेल्टा बी, आई की जगह डेल्टा आई, बस दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि नंबर 1 15 मिली एम्पियर, जब डायोड की करंट 15 मिली एम्पियर है। तो ये देखिए, ये है आपका 15 मिली एम्पियर। इसका सीधा सा मतलब है क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको वो पूछ रहा है रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वाइज में, क्योंकि 15 एम्पियर जो करंट है मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर करंट फॉरवर्ड वाइज में है, ठीक। सेकेंड पार्ट में कह रहा है -10 वोल्ट। तो अगर आप देखें -10 वोल्ट ये लिखा हुआ है, तो -10 वोल्ट का ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है रिवर्स बाइस का। तो अगर हम क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट पूछें, जैसे इन्होंने घुमा के पूछा, अगर डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को पूछें तो डायरेक्ट क्या पूछेंगे कि बताइए भाई रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइस, रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइस। ये है आपका क्वेश्चन, बस। फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस कितना है और रिवर्स वाइज में रेजिस्टेंस कितना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब कैसे करेंगे? हमने आपको फॉर्मूला बताया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बाइस का केस। तो फॉरवर्ड बाइस का जो केस है उसमें हमारे पास हमने फॉर्मूला लिख दिया आर इक्वल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। क्योंकि 15 वाला जो है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। और इस पॉइंट को लेकर के हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देखिए बहुत ध्यान से, ये हमने एक टेंजेंट इस तरीके से, ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ठीक है। यहाँ से अब ये हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ये देखिए, और ये देखिए, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बाहर आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, हमने इस ट्राइंगल को उठा के बाहर कर लिया, ठीक। 15 मिली एम्पियर लाइन पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो जब टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो उससे हमें एक ट्राइंगल मिल गया। ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को अगर हम डॉटेड से आगे बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं ये लाइन टच हो रही है 0.8 वोल्ट पर, और जो ट्रायंगल का ये वाला एंड है वो टच हो रहा है 0.7 वोल्ट पर। तो 0.8 से पहले यहाँ पर 0.7 ही तो होगा, ठीक है, 0.7 वोल्ट पर। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है यही तो है डेल्टा वी, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वो वी की है, पोटेंशियल की है। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 0.8 माइनस 0.7, इट मीन्स 0.1। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि डेल्टा आई, तो डेल्टा आई का मतलब ये देखिए, ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पर है? ये है 10 पर। और ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पर है? ये वाली लाइन आपकी है 20 पर।
तो ये जो आपको रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग क्या हो गई, डेल्टा आई हो गई। तो डेल्टा आई दैट इज इक्वल 20 माइनस 10, इसका मतलब 10 मिली एम्पियर, और ये है वोल्ट। ये आपका फार्मूला। तो फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं, आर इक्वल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी दैट इज 0.1, डेल्टा आई दैट इज 10 मिली, मिली मतलब 10⁻³ तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आपने डेसिमल हटा दिया तो एक नीचे 10 और आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻², 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 ओम। दिस इज योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार वंस अगेन देखिए हमने क्या बताया कि डायोड में, पहले हम इसको पूरा रफ कर दें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि जब भी हम डायोड में रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल V अपॉन आई, और अगर डायोड है तो डायोड में यही फार्मूला हो जाता है R इक्वल डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। अब जिस पॉइंट पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे कह रहा है कि यहाँ पर 15 वाले पॉइंट पे चाहिए, तो हमने 15 पॉइंट को डॉट कर लिया और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो जब हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए ट्रायंगल निकल के आया। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को उठा के बाहर बना लिया, ये ट्रायंगल बाहर बन गया। इसकी ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे v है और वाई एक्सिस पे आपका i है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए वाई एक्सिस पे i है और एक्स एक्सिस पे v है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.8, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7, ठीक। तो डेल्टा v की वैल्यू हो गई 0.8 माइनस 0.7, इट मीन 0.1। और अगर हम यहाँ पर पॉइंट को देखें तो ये हमारा 10 मिली एम्पियर है और ये हमारा 20 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 20 माइनस 10 यानी कि 10 मिली एम्पियर। और फाइनली आर का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। हमने वैल्यू रख दी, वैल्यू डेल्टा वी की 0.1 एंड डिवाइड बाई 10 मिली 10⁻⁻3, तो ये आ गया 0.1 ओम। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है 0.1 आ रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ और आ रहा है, इसको कैलकुलेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, देखिए कैलकुलेट करके भी, कि ये हो गया आपका 0.1 अपॉन 10⁻⁻2, ठीक। और 10⁻⁻2 ऊपर गया तो 0.1 इंटू 10⁻2 हो गया, यानी कि अच्छा हाँ, तो ये तो 10 हो गया आपका आंसर, 10 ओम। 0.1 नहीं बल्कि 10 आएगा, क्योंकि 0.1 के बाद 2 जीरो लग गए, एक के बाद डेसिमल लग गया, तो 10 ओम आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट यानी कि रिवर्स वाइज में आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। फिर से वही R इक्वल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अब रिवर्स वाइज में आप देखो जरा ग्राफ किस तरीके से, ये आपका ग्राफ दे रखा है रिवर्स वाइज में इस तरीके से। यहाँ पर पॉइंट दिया है, यहाँ लिखा हुआ -10 वोल्ट और यहाँ पर लिखा हुआ 0 वोल्ट। तो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई, 0 में से -10 माइनस कर दिया तो 10 डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आई की बात करें तो आपको पता, देखिए आई तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है, 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारी है 1 माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इक्वल होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई की वैल्यू रख देते हैं, तो डेल्टा वी हमारा है 10 और ये है 1 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ चुका है 10 इंटू 10⁻6 यानी कि 10⁵ ओम। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें कभी भी किसी डायोड का रेजिस्टेंस निकालना होता है तो बस हम R इक्वल वी अपॉन आई की जगह पर R इक्वल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई
ये कर देते हैं। इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं करना होता है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है उसको समझेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। यहाँ पर जो जंक्शन डायोड है वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। तो जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हाफ वेव रेक्टिफायर की तरीके हमें प्रूफ करना है। तो जो जो इसके वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला जो वर्ड हमें दिया हुआ है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ये जो रेक्टिफायर वर्ड है इसका मतलब होता है रेक्टिलीनियर। ये किससे बना हुआ है? रेक्टिलीनियर से। रेक्टिलीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। इतना तो जानते होंगे, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। रेक्टिलीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिफायर का मतलब जो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दे। तो बात ये है कि भैया किसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दी। तो अगर हम देखें एसी, तो एसी का ग्राफ आप जानते हैं, एसी का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। और जो हमारी डीसी है, डीसी का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक ऐसी डिवाइस, ऐसी डिवाइस का मतलब पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है कि अगर हम उसमें एसी इनपुट दें, अगर एसी हम उसके अंदर भेज दें तो बाहर से क्या निकलेगी? डीसी। इसीलिए हम उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। इतनी बात समझ में आ गई? रेक्टिफायर वर्ड का मतलब, रेक्टिफायर वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। एसी क्या होती है? इस तरीके से पल्स होती है, ठीक है ना, ऊपर नीचे ऐसे एक वेव फॉर्म में चलती है, और उसको एकदम स्ट्रेट सीधा कर दे तो रेक्टिफाई कर दे, स्ट्रेट कर दे। तो रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को? बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें, ठीक है ना, तो अब हम समझेंगे कि रेक्टिफाई करता कैसे है। रेक्टिफाई का मतलब समझ में आ गया। इसके आगे दूसरा वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा वर्ड दिया हुआ है हाफ वेव। ये देखिए रेक्टिफायर वर्ड समझ में आ गया। इसके आगे लिखा हुआ है हाफ वेव। तो हाफ वेव का क्या मतलब है? हाफ वेव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई एसी है, ठीक है, ये एसी है, ये इसका फर्स्ट पॉजिटिव फेज है, ये इसका सेकंड नेगेटिव फेज है, ये इसका थर्ड पॉजिटिव फेज है। तो जब रेक्टिफाई होगा तो रेक्टिफाई होने के बाद हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट फेज मिलेगा, सेकंड नहीं मिलेगा, फिर हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा? थर्ड फेज मिलेगा। यानी कि फर्स्ट हाफ वेव मिलेगी, उसके बाद सेकेंड हाफ नहीं मिलेगी, फिर थर्ड हाफ में हाफ वेव मिलेगी, फिर फोर्थ नहीं मिलेगी, फिर फिफ्थ हाफ वेव मिलेगी, फिर सिक्स नहीं मिलेगी। इस तरीके से यानी कि वो केवल क्या कर रहा है? हाफ वेव को, आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मन में क्वेश्चन आया होगा कि रेक्टिफाई तो नहीं हुआ, क्योंकि रेक्टिफाई का तो मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट तो हो नहीं रहा, बल्कि अभी भी पल्स फॉर्म में है। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा था। एसी में पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब सिर्फ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जो भी हैं सब पॉजिटिव है, तो इसमें फेज चेंज होना बंद हो गया। तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं? ये डीसी ही मान लेते हैं। लेकिन इस डीसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये प्योर डीसी नहीं है, बल्कि इसको क्या बोलते हैं हम? पल्सेटिंग डीसी, ठीक। तो फिर से हम एक बार आपको बताएं, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, नंबर एक बात। नंबर सेकंड जो आपको समझनी है, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब वो आधी वेव को ही रेक्टिफाई करेगा। अब चूंकि आधी वेव रेक्टिफाई हो रही है, इसलिए वो प्योर डीसी ना होके पल्सेटिंग डीसी होती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि इसकी वर्किंग, आखिर इसने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से हाफ वेव जो है क्या हो गई?
कन्वर्ट होगी डीसी में। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, एक इनपुट लगाया गया है, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में ये जो कॉइल है, इस कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल, और ये जो कॉइल आपको दिख रही है इसका नाम है सेकेंडरी कॉइल। अगर आपको याद है तो ट्रांसफार्मर जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो या तो स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। ठीक है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वो केवल एसी को स्टेप अप कर देता है या एसी को स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप अप का मतलब क्या है कि अगर आपने 220 वोल्ट की एसी उसके अंदर दे दी, 220 वोल्ट की एसी, 220 वोल्ट की एसी अगर आपने ट्रांसफार्मर डाल दी, तो हो सकता है वो इसको 320 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट कर दे। ठीक। स्टेप डाउन का मतलब यह है कि अगर आपने 220 वोल्ट की एसी इसके अंदर डाल दी तो ये डाउन करके हो सकता है केवल 12 वोल्ट की एसी ही आपको दे। ठीक, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये है ट्रांसफार्मर का रूल। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, ये बात याद रखेंगे। स्टेप डाउन ही क्यों यूज हुआ है? क्योंकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है। वोल्टेज को डाउन कर देगा। हमें पता है कि जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर जो होता है वो 12 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल बियर नहीं कर पाता। यानी कि अगर 12 वोल्ट से ज्यादा आपने उसको पोटेंशियल दे दिया तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब हमने घर में जो सप्लाई आ रही वो तो 220 वोल्ट है। अगर 220 वोल्ट डायरेक्ट हमने लगा दी तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसको किससे पास करा दें, ट्रांसफार्मर से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और जो वेव है, मैं आपको जो है इसको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे। यहाँ से वेव आपकी जो भी आ रही है, एसी आ रही है इस तरीके से। ठीक है, एसी यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ से घूमी, ये देखिए यहाँ से घूमना स्टार्ट की एसी, ये देखिए एसी घूम रही है। ठीक है ना, और ये आपको दिख रहा है क्या, कोर इसकी, जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसकी ये कोर है। और यहाँ से कोर से म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये करंट यहाँ पर आ गई इस सेकेंडरी कॉइल में। ये जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पहुंच गई। ठीक, इंडक्शन, बहुत अच्छा वर्ड हमने फिर से यूज किया, इंडक्शन। हमने इंडक्शन बताया था क्या, कि अपोजिट नेचर का चार्ज, अपोजिट चार्ज हमेशा क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। अब अगर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो देखिए कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर एसी गई, ध्यान से देखो, ये हमारे पास एसी की हम ऐसे वेव बना रहे हैं। हम अभी पॉजिटिव फेस के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव फेस। अब ध्यान से देखते जाएंगे, हम पहले ये सब रफ कर दें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई ये कंफ्यूजन रहे कि हम कहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। सिर्फ जहाँ पर हाईलाइट करेंगे सिर्फ उतनी ही जगह पर आप पूरी तरीके से फोकस रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव हाफ की, यानी कि एसी का जो पॉजिटिव हाफ है सिर्फ हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे पॉजिटिव हाफ लगा तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, किसमें, प्राइमरी कॉइल में। चलिए इसकी हम नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये मान लेते हैं कि हमारा टर्मिनल P है और ये हमारा टर्मिनल Q है। तो जो P टर्मिनल है वो हो गया पॉजिटिव और जो Q टर्मिनल है वो हो गया नेगेटिव फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही जो P है वो पॉजिटिव है और जो Q है वो नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। इंडक्शन हो रहा है, तो इंडक्शन का मतलब अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये जो टर्मिनल्स हैं
ठीक है। ये टर्मिनल्स हमारा पी क्यू, इसको हम नाम दे देते हैं आर और इसको दे देते हैं एस। तो जो आर है, ठीक है ना, वो कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो इस वजह से जो आर है वो हमारा हो गया नेगेटिव और जो एस है वो हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ किससे है, डायोड से। तो डायोड यानी कि सिर्फ इतना डायग्राम हमारे काम का है। बहुत ध्यान से देखें, कौन सा डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है। अब केवल इतना ही डायग्राम हमारे काम का रह गया, ये वाला। इस डायग्राम को हम अलग से बना के दिखा रहे हैं। देखिए, ये डायोड लगा हुआ है, ये पॉइंट एक्स है और ये एस है। ठीक, एस पे पॉजिटिव पहुंच चुका है, ये आपका P है, ये आपका N है, जो आप पहले से जानते हैं, यानी कि पॉजिटिव P से कनेक्ट हो चुका है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और अगर फॉरवर्ड बायस है तो पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा, और पीएन जंक्शन डायोड में चूंकि S पर जो वेव पहुंच रही थी वो कैसी थी, पॉजिटिव हाफ वेव पहुंच रही थी, तो इसका मतलब X से भी पॉजिटिव हाफ वेव निकल के बाहर आ जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ के लिए इसको पहले हम पूरा क्लियर कर देते हैं, और अब सेकेंड हाफ साइकिल, सबसे पहले देखिए सेकेंड हाफ साइकिल हम ड्रॉ कर देते हैं। ये फर्स्ट हाफ साइकिल थी, ये सेकेंड हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ के लिए ये पॉजिटिव था, सेकेंड हाफ के लिए ये नेगेटिव है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने टर्मिनल P माना था, इसको हमने टर्मिनल Q माना था, इसको R दिए नाम दिया था और इसको S नाम दिया था। सेकेंड हाफ नेगेटिव है इसलिए P हो गया नेगेटिव, P को नेगेटिव होते ही Q हो गया पॉजिटिव। इंडक्शन की वजह से P पॉजिटिव नेगेटिव था तो R पॉजिटिव हो गया, और Q पॉजिटिव था तो S नेगेटिव हो गया। अब हमारा जो डायग्राम है वो सिर्फ कितना बचा, फिर से देखिए, ये रहा S, ये रहा डायोड और ये रहा X। ठीक है, इधर X है इधर S है, S आ चुका है नेगेटिव। जैसे ही S आपका नेगेटिव हुआ तो आप देख सकते हैं ये P है और ये N है, तो S के नेगेटिव जुड़ गया P से, ये हो गया रिवर्स बायस। चूंकि रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो वेव थी वो इस तरीके की वेव थी, नेगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड काम करता ही नहीं है। जब काम ही नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे सामने क्या निकल के आया कि जब पॉजिटिव, जैसे ये मान लो पूरी एसी की वेव है, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब ये पॉजिटिव जाएगा तो हमें पॉजिटिव दिख जाएगा ये वाला, जब नेगेटिव जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा, फिर पॉजिटिव जाएगा तो फिर पॉजिटिव दिख जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव जाएगा तो फिर से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि केवल एक ही डायोड लगा हुआ है, वो तभी काम करेगा जब आपका यहाँ पर जो जिसे हम एस टर्मिनल बोल रहे थे, जब ये एस टर्मिनल पॉजिटिव होगा, यानी कि एस टर्मिनल जब जब पॉजिटिव होगा तब तब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और जब जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब हमें आउटपुट मिलेगा, वरना आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने वर्किंग देखी हाफ वेव रेक्टिफायर की।